Hello students, welcome to Gnan Manchri Vidyapeeth Online Education. I am Abhishek Goswami. I hope that you all are fine and safe at your home. So in the last lecture we have completed the First World War topic. I hope you understood very well about this topic, and in the today's lecture we will discuss about Russian Revolution, and in the last we will discuss about League of the Nations, and by this video lecture we will complete our unit number 2. So let's get start Russian Revolution. Okay, so in the last lecture we have completed the First World War, and in the First World War topic, first of all we have discussed about reasons that responsible for the First World War. Then we have discussed about the events of the First World War. Then in the last we have discussed about the result of the First World War, and last we have discussed about effects of the First World War. So I hope you understood very well about this topic, and today we will discuss about the Russian or Bolshevik Revolution, and this is the last topic of the unit. So let's get start the topic. So first of all, the Russian Revolution in 1917 is considered as an important event in world history. So रशियन रिवॉल्यूशन की बात करें, ये भी 1917 में हुआ था, एंड ये एक इम्पोर्टेंट इवेंट है वर्ल्ड हिस्ट्री की. हमने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी देखा था कि रशिया विड्रू फ्रॉम द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इन 1917 ड्यू टू द रशियन रिवॉल्यूशन. सो रशिया ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में से विड्रॉ कर लिया था ड्यू टू द रशियन रिवॉल्यूशन. So, the Russians had been oppressed and suppressed by the Tsar of Russia. So, रशिया में उस टाइम पे कंट्रोल किसका था? जार का. यहाँ पर जार का स्पेलिंग है CZAR और TSAR, बट जब भी हम प्रोनाउंस करेंगे तभी हमें क्या बोलना है? जार. सो जार के कंट्रोल में था रशिया, एंड जार रशियंस को ऑपरेट कर रहा था, सप्रेस कर रहा था उस टाइम पे इन द 1917. देन द रशियन जार्स who inherited the position were all dictators and enjoyed uncontrolled rule over people. So जो भी जार डायनेस्टी के किंग थे उसको हम कहेंगे जार्स. मीन्स जार इज सिमिलर टू किंग, बट रशिया में जार डायनेस्टी के सभी किंग को हम बुलाएंगे जार्स. सो सभी जार्स थे, सभी किंग थे, वही इस पोजीशन को काफ़ी एंजॉय कर रहे थे. डिक्टेटर्स थे सभी किंग्स, एंड डिक्टेटर का मीनिंग वो जो कहे यही पूरे स्टेट में, पूरे रीजन में लागू होगा. पीपल के पास कोई राइट नहीं थे. सो अनकंट्रोल्ड रूल. इन अनकंट्रोल्ड रूल मीन्स कोई कंट्रोल नहीं था, सिर्फ कंट्रोल था जार का. मीन्स जार जो कहे ये पूरे कंट्री में, पूरे रीजन में लागू होगा. सो पीपल डिड नॉट हैव एनी राइट्स ड्यूरिंग दिस पीरियड. सो हम कह सकते हैं कि रशिया में तभी पीपल के पास कोई भी राइट नहीं थे. सो जब भी जार डायनेस्टी का टाइम है तभी हम कह सकते हैं कि उस टाइम पे रशियन पीपल पे कोई राइट्स नहीं थे. हम बात करें कि डेमोक्रेसी जहाँ पर होगी वहाँ पर कोई लॉ पास होगा, और ये लॉ पीपल की अच्छे के लिए, पीपल के वेलफेयर के लिए नहीं होगा तो पीपल प्रोटेस्ट करेंगे और ये लॉ को नहीं पास होने देंगे. सो ऐसा राइट्स होता है पीपल का इन द डेमोक्रेसी. बट जब भी जार का रूल था इन द रशिया, पीपल के पास कोई राइट नहीं थे. इंडिया की बात करें तो हमारे पास कई सारे राइट्स है, इसको हम कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ेंगे. बट फिलहाल आपको याद रखना है कि जार डायनेस्टी में पीपल के पास कोई राइट्स नहीं थे, सभी कंट्रोल किसके पास था? जार के पास. सो द जार्स वर so cruel and pitiless on people that if anyone demanded for any rights, he was tortured, suppressed, and severely punished or condemned to be sent to the bone chilling and dead cold of Siberia. सो जार के कैरेक्टरिस्टिक की
बात करें तो वो काफ़ी क्रूअल था। पिटीलेस मीन्स अनकाइंड था ऑन द पीपल। देन कोई भी पीपल राइट के लिए डिमांड करता है तो वह पीपल को टॉर्चर किया जाता था, सप्रेस किया जाता था, कई बार पनिश भी किया जाता था। एंड अगर ज़्यादा कुछ हो जाए तो उसको साइबेरिया के डेजर्ट पे भेजा जाता था। एंड साइबेरिया के बारे में आपको बताना चाहता हूँ, साइबेरिया इज़ द कोल्डेस्ट रीजन ऑफ द अर्थ। साइबेरिया में सबसे ज़्यादा ठंडी पड़ती है। एंड साइबेरिया इज़ ऑल्सो लोकेटेड इन द रशिया। सो ज़्यादा कोई डिमांड करे, ज़्यादा कोई किंग के सामने बोलने की ट्राई करे तो उसको साइबेरिया में भेजा जाता था। वहाँ पर बॉर्न चिलिंग एंड डेड कोल्ड मीन्स काफ़ी ज़्यादा ठंडी होती थी। सो ऐसा सप्रेशन, ऐसा ऑपरेट करता था जार टुवर्ड्स द पीपल जो कुछ डिमांड करते थे कोई राइट्स के लिए। तो सो czars were so cruel and pitiless on the people that if anyone demanded for any rights, he was tortured, suppressed, severely punished, or condemned to be sent to the bone chilling and dead cold of Siberia. Then this uncontrolled and oppressive tsardom became the reason for grief, poverty and suffering among people. So ये uncontrolled and oppressive tsardom means rule of the czar, ये होने के कारण रशिया के पीपल काफ़ी पुअर बन गए थे, काफ़ी लाचार बन गए थे। सो इसका कारण है कि जारडम, जारडम मीन्स रूल्स ऑफ द जार। सो अनकंट्रोल्ड मीन्स कोई भी कंट्रोल नहीं था जार के ऊपर। लाइक कोई पीपल के पास राइट्स नहीं थे, कुछ गलत हो रहा है तो पीपल उसके सामने बोल भी नहीं सकते थे। Then the Russian farmers, laborers, and peasants were not getting enough income despite working very hard. सो फार्मर्स की सिचुएशन भी काफ़ी पुअर थी। लाइक वो काफ़ी हार्ड वर्क कर रहे थे बट उसको इनफ इनकम नहीं मिल रही थी। सो ये सिचुएशन थी ड्यूरिंग द रूल ऑफ जार्स एंड दे बिकेम ऑल्सो वेरी पुअर। सो ये सिचुएशन हो गई थी, पीपल काफ़ी सफ़र कर रहे थे, काफ़ी पॉवर्टी हो गई थी, कुछ अच्छी इनकम नहीं मिल रही थी। लाइक जब भी कोई रूल पास, कोई लॉ पास होगा तो उसके सामने कोई पीपल बोल भी नहीं सकते थे, और अगर बोलेंगे तो उसके साथ टॉर्चर होगा, पनिश करेंगे, और कभी कभी तो साइबेरिया के ठंडे रीजन में भी उसको भेजा जाता था। तो ये सिचुएशन थी ड्यूरिंग 1917 ड्यूरिंग द रूल ऑफ जार। Then, under the leadership of Father Gapon, a large rally was taken out to the Tsar's residence, Winter Palace, on 22nd January 1905 Sunday. So, अब पीपल अंडर कंट्रोल हो गए थे। लाइक ये सिचुएशन काफ़ी ख़राब हो गई थी इन द रशिया। सो पीपल तंग आ गए थे अंडर द रूल ऑफ जार। सो इसी के कारण अब लार्ज रैली का ऑर्गेनाइजेशन हुआ, और इसके लीडर कौन थे? फादर गैपोन। सो अंडर द लीडरशिप ऑफ फादर गैपोन अ लार्ज रैली वॉज टेकन आउट टू द जार्स रेसिडेंस। जार का रेसिडेंस, उसका नाम क्या था? विंटर पैलेस। यहाँ पर लार्ज रैली ऑर्गेनाइज की गई थी। एंड डेट आपको याद रखनी है, 22 जनवरी 1905 संडे। Then these people were unarmed, while some had the Tsar's picture in hand and with the captions like "Long live the little white Lord of Russia" written on it. And रैली के दौरान सभी पीपल अनआर्म्ड थे, किसी के पास कोई वेपन्स नहीं था, बट एक पिक्चर था, कई सारे पर्सन के पास एक पिक्चर था जार का। एंड ये पिक्चर में क्या लिखा था? लॉन्ग लिव, ज्यादा जियो, द लिटिल वाइट लॉर्ड ऑफ रशिया। देन द जार्स आर्मी ओपनड फायर ऑन दिस इनोसेंट पीपल, एंड बिकॉज ऑफ विच thousands of innocent people died. And the snow in Pittsburgh, where the Tsar's palace was situated, turned red with blood. देन इस सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए, लाइक
ये रैली को रोकने के लिए जार की आर्मी ने इनोसेंट पीपल के ऊपर फायर किया एंड इसके कारण थाउजेंड्स ऑफ पीपल की डेथ हो गई। एंड ये सभी इवेंट कहाँ पर चल रही थी? जार पैलेस पे। और ये पैलेस कहाँ पर सिचुएटेड है? पीट्सबर्ग में। एंड पीट्सबर्ग में स्नो काफ़ी ज़्यादा होती है, काफ़ी कोल्ड रीजन है। सो स्नो इन पीट्सबर्ग turned red with blood because thousands of innocent people died due to the opened fire by Tsar's army. So, जार की आर्मी ने ओपन फायर किया, थाउजेंड्स ऑफ इनोसेंट पीपल की डेथ हो गई। इसी के कारण स्नो इन पिट्सबर्ग टर्न्ड रेड विथ द ब्लड। So that's why this day is known as Bloody Sunday in world history. So ये इवेंट के दौरान काफ़ी सारा खून बहा था, लाइक पीपल की डेथ हुई थी। इसीलिए इस इवेंट को हम क्या कहते हैं? ब्लडी संडे, क्योंकि ये पूरा इवेंट संडे को हुआ था, लाइक 22 जनवरी 1905 संडे। दैट्स वाई द डे इज नॉन एज ब्लडी संडे इन हिस्ट्री। Then, around this time, a large number of Russians got provoked and became restless. So, ये इवेंट के बाद रशियंस और अंडर कंट्रोल हो गए थे और रेस्टलेस मीन्स बेचैन हो गए थे कि अब तो कुछ करना ही है। लाइक जार को अब जार की डायनेस्टी को अब ख़त्म करना है। सो सभी पीपल ऐसा सोचने लगे थे। एंड जार की वीकनेस की बात करें कि द वीकनेसेस ऑफ द जारडम हैड बिकम ऑब्वियस व्हेन अ स्मॉल नेशन लाइक जापान हैड डिफीटेड अ मैसिव नेशन लाइक रशिया इन द रशिया जापान वॉर। एंड जार की वीकनेस की बात करें तो एक टाइम पे जापान जो काफ़ी स्मॉल कंट्री था, इसने भी रशिया को हरा दिया था इन द रशिया जापान वॉर इन 1904 to 05। Then, in order to pacify the angry Russians, an announcement to call for Duma Legislative Assembly, which had not been called for years, was made. एंड पीपल के गुस्से को शांत करने के लिए, रशियंस के गुस्से को शांत करने के लिए ड्यूमा लेजिस्लेटिव असेंबली को बुलाया गया था। और ये ड्यूमा लेजिस्लेटिव असेंबली की बात करें तो ये कई सालों से बंद थी, बट अब सिचुएशन ऐसी हो गई थी कि पीपल के गुस्से को शांत करना है। एंड रशियंस भी कुछ ऐसा सोच रहे थे कि असेंबली को बुलाया है तो कुछ ना कुछ सॉल्यूशन तो आएगा। सो रशियंस भी काफ़ी एक्साइटेड थे ये असेंबली के लिए। एंड इवेंचुअली फोर सच ड्यूमा वर कोल्ड, बट बिफोर इट कैन टेक steps to satisfy the citizens, इट हैड बीन कोल्ड ऑफ। एंड ड्यूमा के 4 सेशन बुलाए गए थे, बट कोई सॉल्यूशन आए उससे पहले ये ड्यूमा लेजिस्लेटिव असेंबली को बंद कर दिया। सो सॉल्यूशन निकालने के लिए ये असेंबली को बुलाया गया था, बट कोई सॉल्यूशन तो आया ही नहीं, बट ये सेशन अगेन बंद हो गए थे। सो ये सेकेंड पैराग्राफ में हमने क्या देखा कि एक फर्स्ट ऑफ ऑल लार्ज रैली का ऑर्गेनाइज हुआ था। देन ये रैली जार के रेसिडेंस के आसपास हुई थी। पीपल अनआर्म थे, बट जार की आर्मी ने उस पर फायर किया और थाउजेंड्स ऑफ इनोसेंट पीपल की डेथ हो गई थी इन द रैली। एंड ये जो पूरा रीजन था वो काफ़ी स्नो वाला था, कोल्ड काफ़ी रीजन था, बट कई सारे पीपल की डेथ होने के कारण इट टर्न्ड रेड विथ द ब्लड। एंड दैट्स वाई दिस डे इज नॉन एज ब्लडी संडे, क्योंकि ये होल इवेंट कब हुई थी? संडे को। सो वर्ल्ड हिस्ट्री में हम उसको ब्लडी संडे भी बोलते हैं। देन ये इवेंट के बाद रशियंस काफ़ी प्रोवोक्ड हो गए थे, रेस्टलेस हो गए थे कि अब तो कुछ करना ही करना है। तो सभी ने काफ़ी गुस्सा दिखाया और ये गुस्से को शांत करने के लिए जार ने ड्यूमा लेजिस्लेटिव असेंबली का ऑर्गेनाइजेशन किया। एंड ये उसके 4 सेशन भी हुए, बट कोई सोल्यूशन निकला नहीं और ये सेशन को बंद कर दिया। देन नेक्स्ट पॉइंट, ऑन 8 मार्च ऑफ 1917 द oppressed वर्कर ऑफ पेट्रोगार्ड कॉल्ड फॉर अ स्ट्राइक। एंड 1917 में क्या हुआ कि पेट्रोगार्ड मीन्स एक पीपल की आर्मी थी, एक आर्मी थी जार की आर्मी, बट
पेट्रोगार्ड ये पीपल की रशियंस की खुद की आर्मी थी, तो उसके वर्कर्स ने स्ट्राइक करने का फैसला लिया। लाइक ऑन द 8th March 1970 द oppressed workers of Petrograd called for a strike. Then the Tsar sent his troops to contain दिस इवेंट, और जार ने भी एक ट्रूप को भेजा था ये इवेंट को सॉल्व करने के लिए। बट द आर्मी रिफ्यूज्ड टू शूट दिस पीपल, एंड आर्मी ने मना कर दिया कि अब हम कोई शूट नहीं करेंगे, कोई फायर नहीं करेंगे। जैसे 1905 में क्या हुआ था, ब्लडी संडे के दौरान काफ़ी सारा फायर हुआ था, एंड फायर में कई सारे इनोसेंट पीपल की डेथ हो गई थी। सो अब आर्मी ने मना कर दिया कि अब हम कोई शूट करने वाले नहीं है, कोई फायर करने वाले नहीं है। सो एज अ रिजल्ट द रिवॉल्यूशन बिगेन, और इसी के कारण एक रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ। आफ्टर द फॉल ऑफ जारडम द पावर फेल इनटू द हैंड्स ऑफ केरेंस्की लेड बाय मेंशेविक ग्रुप, एंड अब सभी पीपल एक साथ हो गए थे, यूनाइट हो गए थे, एंड जारडम को ख़त्म कर दिया था। लाइक रिवॉल्यूशन हुआ एंड जारडम को घुटने टेकने पड़े टुवार्ड्स द पीपल। लाइक हमने फर्स्ट देखा था कि जारडम एक डिक्टेटरशिप जैसा था। लाइक वो कहता था यही होता था, पीपल्स के पास कोई राइट्स नहीं थे। बट धीरे धीरे पीपल ने स्ट्राइक की, रिवॉल्यूशन किया और जारडम को ख़त्म कर दिया। लाइक जारडम 300 ईयर ओल्ड डायनेस्टी थी, इसको ख़त्म किया था बाय द रशियन रिवॉल्यूशन। एंड जारडम के फॉल के बाद, जारडम के जाने के बाद रशिया अंडर द कंट्रोल किस लीडर के साथ हो गया था, केरेंस्की। लाइक सभी पावर, सभी जो भी जो कंट्रोल कौन कर रहा था, केरेंस्की। सो ये मेंशेविक ग्रुप का मेंबर था। सो द पावर फेल इनटू द हैंड्स ऑफ केरेंस्की लेड मेंशेविक ग्रुप। So, except for Lenin, everyone in Russia was happy with the fall of the Tsar. So, except for Lenin, लेनिन एक पर्सन था, एक पर्सन के अलावा सभी रशियन पीपल ये टाइम पे काफ़ी खुश थे। लाइक जार का कंट्रोल, जार का रूल ख़त्म हुआ, तो सभी पीपल, सभी पर्सन काफ़ी खुश थे। एक पर्सन हैप्पी नहीं था, उसका नाम था लेनिन। सो लेनिन believed in the importance of labors as propagated by Karl Marx, like while the Menshevik group believed in the importance of the middle class. So लेनिन क्यों खुश नहीं था? लेनिन कार्ल मार्क्स को काफ़ी फॉलो करता था, एंड कार्ल मार्क्स ने एक फिलोसॉफी दी थी कम्युनिज्म की, सोशलिज्म की। सो कार्ल मार्क्स ये कहता था कि लेबर्स का काफ़ी इम्पोर्टेंस होना चाहिए, लेबर को ज़्यादा से ज़्यादा वेल्थ होनी चाहिए, क्योंकि लेबर सबसे ज़्यादा हार्ड वर्किंग करते हैं। सो लेनिन इम्पोर्टेंस ऑफ द लेबर्स मीन्स लेबर में बिलीव करता था। बट ये जो मेंशेविक ग्रुप था अंडर द कंट्रोल ऑफ केरेंस्की, ये सभी मिडिल क्लास का वेलफेयर हो इसमें मानते थे। सो इसीलिए लेनिन खुश नहीं था कि मेंशेविक ग्रुप के पास कंट्रोल था। लेनिन ऐसा सोच रहा था कि अगर मेंशेविक ग्रुप लीड करेगा तो मिडिल क्लास के लिए फ़ायदा होगा, लेबर्स के लिए कोई फ़ायदा नहीं होगा। सो एज अ रिजल्ट लेनिन instigated the Bolsheviks against Mensheviks, and in November 1917 declared the final revolution and got the reins in his hand. सो लेनिन शांत नहीं बैठा। लेनिन ने बोल्शेविक को उकसाया कि आप मेंशेविक के साथ फाइट करो, मेंशेविक को रूल में से हटाओ। एंड नवंबर 1917 में यही हुआ कि मेंशेविक के सामने बोल्शेविक की जीत हुई, एंड इसको हम कहते हैं फाइनल रिवॉल्यूशन। एंड इसके बाद रशिया में एक स्टेबल गवर्नमेंट, स्टेबल रूल हो गया था बोल्शेविक का। सो दिस केम टू बी नोन एज द सोशलिस्ट बोल्शेविक रिवॉल्यूशन, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि कार्ल मार्क्स था ये सोशलिज्म में मानने वाला था। एंड सोशलिज्म की बात करें तो उसमें लेबर्स का ज़्यादा इम्पोर्टेंस होता है। एंड लेनिन कार्ल मार्क्स को फॉलो करता था। सो लेनिन
ने ही बोल्शेविक को उकसाया था, उसको थोड़ा बताया कि मेंशेविक मिडिल क्लास के लिए फ़ायदा करते हैं, अगर बोल्शेविक कंट्रोल में आएंगे, हम कंट्रोल में आएंगे तो हम लेबर्स का अच्छा करेंगे। सो ये रिवॉल्यूशन को नाम दिया गया सोशलिस्ट बोल्शेविक रिवॉल्यूशन एंड दिस इज फाइनल रिवॉल्यूशन इन रशिया इन नवंबर 1917। Thus, the 300 years of old Tsardom came to be end, and for the first time Russia was without a Tsar. So अब हम कह सकते हैं कि 300 ईयर जार डायनेस्टी का टाइम खत्म हुआ एंड फर्स्ट टाइम रशिया में कोई अदर रूल कर रहा है विदाउट अ जार। सो दिस इज अबाउट रशियन रिवॉल्यूशन एंड इसका सेकेंड नाम है बोल्शेविक रिवॉल्यूशन। सो ये रिवॉल्यूशन में हमने क्या देखा कि रशिया का रूलर था जार, एंड जार का एक डिक्टेटर था, अनकंट्रोल्ड रूल उसका था, पीपल उसके सामने कोई प्रोटेस्ट नहीं कर सकते थे, कोई रैली नहीं निकाल सकता था, एंड कोई राइट के लिए कोई डिमांड भी नहीं कर सकता था, और अगर डिमांड कोई करेगा तो उसके साथ टॉर्चर किया जाएगा, सप्रेशन होगा, पनिश भी किया जाएगा, और कभी कभी तो साइबेरिया के ठंडे कोल्ड रीजन में उसको सेंड किया जाता था। सो एक अनकंट्रोल्ड रूल था, पीपल काफ़ी तंग आ गए थे, पीपल की इकोनॉमिक कंडीशन काफ़ी ख़राब हो गई थी, फार्मर, लेबरर्स, ये सभी काफ़ी पुअर बनते जा रहे थे। सो एक अनकंट्रोल्ड रूल के कारण पीपल काफ़ी तंग आ गए थे जार के कंट्रोल में। देन पीपल ने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट किया। सो एक लीडर था फादर गैपोन, जिसकी लीडरशिप में एक लार्ज रैली का ऑर्गेनाइज किया गया। देन ये रैली में जार की आर्मी ने पीपल के ऊपर फायर किया और कई सारे पीपल की डेथ हुई, एंड ये रीजन स्नो में था, लाइक वहाँ पर स्नो काफ़ी ज़्यादा था। सो इसी के कारण पीपल का काफ़ी खून बहा, तो ये स्नो था ये रेड कलर में, लाइक ब्लड का कलर होता है रेड, इसीलिए रेड कलर में कन्वर्ट हो गया, एंड दिस डे इज नॉन एज ब्लडी संडे, क्योंकि ये इवेंट 22 जनवरी 1905 संडे में हुई थी, इसीलिए हम इस इवेंट को ब्लडी संडे भी बोलते हैं। देन दिस इवेंट के बाद, ये इवेंट के बाद रशियंस काफ़ी प्रवोक हो गए थे, रेस्टलेस हो गए थे कि अब जो भी हो देखा जाएगा, बट जारडम को ख़त्म करना है। देन ये पीपल के गुस्से को शांत करने के लिए ड्यूमा लेजिस्लेटिव असेंबली का भी ऑर्गेनाइजेशन हुआ था, बट कोई सॉल्यूशन नहीं निकला और ये असेंबली को बंद कर दिया। देन नेक्स्ट इवेंट होती है कि 8 मार्च 1917 में पेट्रोगार्ड ने स्ट्राइक कर दी, और जार ने अपनी आर्मी को ये स्ट्राइक को बंद करने के लिए जार ने अपनी आर्मी भेजी, बट आर्मी ने मना कर दिया कि हम कोई शूट नहीं करेंगे, कोई फायर नहीं करेंगे, एंड ये स्ट्राइक धीरे धीरे आगे बढ़ती है, एंड दिस रिजल्ट टू फॉल ऑफ जारडम, और इसके कारण जारडम खत्म हो गई। लाइक पीपल का प्रोटेस्ट, पीपल की स्ट्राइक ने ऐसा असर किया कि जारडम को घुटने टेकने पड़े, लाइक जार को घुटने टेकने पड़े, और जारडम का अंत आया, एंड ऑल द पावर फेल इनटू द हैंड्स ऑफ केरेंस्की। केरेंस्की मेंशेविक ग्रुप का मेंबर था और सभी पावर उसके पास आ गई थी। देन क्या हुआ कि लेनिन, जो कार्ल मार्क्स को फॉलो करता था, और कार्ल मार्क्स सोशलिज्म में मानने वाले थे, और कार्ल मार्क्स लेबर का इम्पोर्टेंस चाहते थे। सो लेनिन भी लेबर का इम्पोर्टेंस चाहता था, बट मेंशेविक ग्रुप मिडिल क्लास के वेलफेयर के लिए, मिडिल क्लास के इम्पोर्टेंस के लिए जाना जाता था। सो मेंशेविक ग्रुप एंड बोल्शेविक ग्रुप, ये दोनों में काफ़ी डिफरेंसेस हुए, और लास्ट में बोल्शेविक ग्रुप की जीत हुई और पूरा पावर बोल्शेविक ग्रुप को मिल गया, एंड इसी के कारण हम इस रिवॉल्यूशन को कहते हैं सोशलिस्ट बोल्शेविक रिवॉल्यूशन। सोशलिस्ट मीन्स ये सभी सोशलिज्म में मानने वाले थे, इसलिए सोशलिस्ट। देन बोल्शेविक, ये सभी बोल्शेविक के कारण हुआ था, एंड रिवॉल्यूशन मीन्स क्रांति, लाइक एक प्रोटेस्ट हुआ था, एक वॉर हुई थी पावर के लिए, तो दिस इज नॉन एज रिवॉल्यूशन। सो दिस इज अबाउट रशियन रिवॉल्यूशन, बोल्शेविक रिवॉल्यूशन। देन
Let's move to our last topic of the unit, and the topic is the League of Nations. So, the horrors of the First World War explained the absolute necessity of world peace to the nations of the world. हॉरर्स ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर मीन्स फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का हमने रिजल्ट देखा, 1 करोड़ पीपल की डेथ हुई, देन कई सारा नुकसान हुआ था पूरे वर्ल्ड को, सो इसीलिए हम कहेंगे हॉरर्स ऑफ द वर्ल्ड वॉर। एंड हॉरर्स ऑफ द वर्ल्ड वॉर ने हमें क्या सिखाया कि अब वर्ल्ड पीस की ज़रूरत है, पूरे वर्ल्ड में शांति की ज़रूरत है। सो फॉर दिस अ नीड फॉर एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वाज फेल्ट। सो सभी पीपल, सभी कंट्री ऐसा ही सोच रही थी कि अब कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बने और पूरे वर्ल्ड में शांति हो जाए। So it became necessary to think actively and immediately about the world peace। so ये क्विक होना चाहिए, जल्दी से जल्दी कोई सॉल्यूशन आए कि पूरे वर्ल्ड में किस तरीके से पीस एस्टैब्लिश हो। सो द अमेरिकन प्रेसिडेंट वुड्रो विल्सन हैड contributed substantially in the establishment of League of Nations। सो अमेरिकन प्रेसिडेंट थे वुड्रो विल्सन, जिसने काफ़ी अच्छा कंट्रीब्यूशन दिया था लीग ऑफ नेशंस के ऑर्गेनाइजेशन के लिए। सो द 14 पॉइंट्स suggested by Woodrow Wilson were presented during the Paris peace process on 10th January 1920। So वुड्रो विल्सन्स ने 14 पॉइंट्स सजेस्ट किए थे और ये पॉइंट्स पेरिस पीस प्रोसेस पे सजेस्ट हुए थे ऑन 10th जनवरी 1920। एंड इसके कारण द लीग ऑफ नेशंस वाज फॉर्म्ड। सो 1920 में लीग ऑफ नेशंस का फॉर्मेशन हुआ और पूरे वर्ल्ड में एक मुहिम चली कि अब पूरे वर्ल्ड में एक पीस होना चाहिए, शांति होनी चाहिए। देन एम्स ऑफ द लीग ऑफ नेशंस। लीग ऑफ नेशंस के एम्स क्या क्या थे? सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सो यू मस्ट रिमेंबर दिस पॉइंट। सो टू मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, फर्स्ट एम यही था कि इंटरनेशनल पीस एस्टेब्लिश हो, सिक्योरिटी सभी पीपल को मिले। देन every nation to respect the unity and integrity of other nations। सभी कंट्री एक दूसरे कंट्री की रिस्पेक्ट करे, लाइक कोई अब एक दूसरे को एनिमी ना समझे, ये दूसरा एम था। देन टू गिव अप द पॉलिसी ऑफ वॉर, पॉलिसी ऑफ वॉर को ख़त्म करना है, कोई भी कंट्री वॉर में नहीं मानना चाहिए, ये पॉलिसी को टोटली कैंसल कर देना, ये थर्ड एम था लीग ऑफ नेशंस का। देन टू डेवलप इंटरनेशनल रिलेशंस, एंड सभी कंट्री एक दूसरे के साथ अच्छी रिलेशन बनाए, ये भी एक फोर्थ एम था लीग ऑफ नेशंस का। देन फिफ्थ एम ये था कि टू सॉल्व इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स पीसफुली थ्रू नेगोशिएशन और मेडिएशन। सो पूरे वर्ल्ड में जितने भी डिस्प्यूट चल रहे, विवाद चल रहे, उसको सॉल्व करना, ये भी एक एम था लीग ऑफ नेशंस का। एंड कई जगह पर नेगोशिएशन भी करना पड़ सकता है और कई जगह पे मीडिएशन मीन्स मीडिएटर कंट्री, लाइक अगर इंडिया चाइना के बीच में कोई प्रॉब्लम चल रही है तो एक कंट्री मीडिएटर बनेगा, यूएसए कह रहा है कि हम मीडिएटर बनेंगे, सो it is mediation। Then if any nation ignores the League of Nations or its mediation, it would be declared as a rebel nation। and कोई भी नेशन जो लीग ऑफ नेशंस का पार्ट है, ये कोई मीडिएशन और नेगोशिएशन पे मना करता है तो उसको रिबेल नेशन से डिक्लेयर किया जाएगा कि ये एक रिबेल नेशन से, कोई भी कंट्री इस नेशन के साथ रिलेशन नहीं बनाएगा। सो ये 6 पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वंस अगेन मैं रिपीट करता हूँ, टू मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, देन every nation to respect the unity and integrity of the other nations, then to give up the policy of war, then fourth point to develop international relations, and fifth point to solve international disputes peacefully through the negotiation or mediation।
Then sixth point, if any nation ignores the League of Nations or its mediation, it would be declared as a rebel nation. So the League of Nations established the world peace did not manage to keep a control over the imperialist policies of the superpowers, and in 1939 the Second World War began. सो इससे हम कह सकते हैं कि लीग ऑफ नेशंस की एस्टेब्लिशमेंट वर्ल्ड पीस के लिए हुई थी, पूरे कंट्री में, पूरे वर्ल्ड में पीस हो, इसीलिए लीग ऑफ नेशंस का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। बट एक्चुअल में लीग ऑफ नेशंस ने कोई पीस स्टार्ट नहीं किया, कोई पीस एस्टेब्लिश नहीं किया था। बट जो इम्पेरियलिस्ट पॉलिसी में मानने वाले थे ये आगे आए, उसका डेवलपमेंट हुआ, एंड 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी स्टार्ट हो गई थी। सो हम कह सकते हैं कि लीग ऑफ नेशंस का कॉन्सेप्ट काफ़ी फेल रहा था, एंड 1939 में अगेन सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुई थी, एंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बारे में हम नेक्स्ट यूनिट में पढ़ने वाले हैं। सो दिस इज अबाउट द लीग ऑफ नेशंस। So in this video we have discussed about two important topics, like first of all we have discussed about Russian Revolution, and in the last we have discussed about the League of Nations. So I hope you understood very well about these topics, and by this video we have completed our unit number 2. So I hope you understood very well about unit number 2, and if you have any doubt regarding unit number 2 and this all the topics, you can ask me anytime. So now this is end of the video. In the next video we will start our new unit. तब तक के लिए stay home, stay safe. Thank you.